मैं आज भी कह रहा हूं, भारत में अगर कोई असदुद्दीन ओवैसी का मुखालिफ है तो एक वक्त और मुकाम तय करो, बहस कर लेंगे, तुम 10 मिनट में जूते उठाकर भाग जाओगे। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर किसी से सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई दलितों के बाद, तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से नाइंसाफी हुई है। और नाइंसाफी करने वाले कौन? जो हमसे वोट हासिल करते रहे, ये डरा डरा कर वोट हासिल किया कि जिंदगी और मौत का इलेक्शन है। इलेक्शन तो हो गया, हम रोज मरते थे, वो कभी नहीं आते थे, मगर जब इलेक्शन आ गया तो सब के सब एक ही आवाज में, यानी खव्वालों की एक टीम निकल चुकी है, एक ही राग में जागते हैं कि जिंदगी मौत का मामला है, जिंदगी मौत का मामला है। बताओ, अगर उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2% मुसलमान ग्रेजुएट हैं तो क्या यह जिंदगी मौत का मामला नहीं है? उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा बच्चे और बच्चियां स्कूल से दूर हैं, मुसलमान हैं, क्या यह जिंदगी और मौत का मामला नहीं है? उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान अंडर ट्रायल हैं, तो क्या यह जिंदगी और मौत का मामला नहीं है? उत्तर प्रदेश में 5 साल में सबसे ज्यादा इनकाउंटर 37% अगर किसी का हुआ तो मुसलमानों का है, तो क्या इनकी मौत नहीं हुई है? तुम कब आवाज उठाओगे इस पर? अगर आप ये समझ रहे हैं कि समाजवादी बीएसपी हो या कांग्रेस हो, वो इन मसाइल को उठाएगी, नहीं उठाएगी। वो सिर्फ तुमसे कहेगी कि तुम्हारा पैदा होना, इस दुनिया में आना इसलिए है कि तुम्हारे बाप दादा हमको वोट डालते आए, अब तुम भी वोट डालते रहो, हमारे कैदी बनकर रहो, हमारी गुलामी करते रहो। तुम्हारे मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी, तुम सिर्फ वोट डालने के लिए जिंदा रहोगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि हम नहीं मरेंगे इंशाअल्लाह ताला, हम मरने के लिए नहीं आए, हम सियासी तौर पर मरने के लिए नहीं आए। जिंदगी और मौत का फैसला तो अल्लाह करता है। हर एक के लिए एक वक्त लिखा जा चुका है। हम सब इस दुनिया में से जाएंगे, इस जमीन की ग़िज़ा बनेंगे, मगर ये तो बताओ तुम्हारी आवाज कौन है? कौन तुम्हारी तकलीफ को बयान करता है? कौन नौजवानों के दिलों में और नौजवानों की आंखों में जो ख्वाब है उसको कौन पूरा करेगा? कौन हमारी मां और बहनें जो रात रात भर जागती हैं कि मेरा नौजवान बेटा घर अब तक नहीं आया, कहीं उसको पुलिस तो थाने लेकर नहीं चले गई? कौन उस मां को इत्मीनान की नींद सुलाएगा? कौन उस बाप को उम्मीद दिलाएगा कि तुम्हारे औलाद का एक रोशन मुस्तकबिल है? इन चीजों पर कोई बात नहीं करेगा, इन चीजों पर कोई बात नहीं करेगा। बात किस पर करेंगे? वोट डालो, जिंदगी मौत का फैसला है, मुशायरा कराएंगे। रमजान की ईद आएंगी तो ना उनको रोजे से मतलब, ना कुरान से मतलब, मगर घर को मुसलमान के आ जाएंगे टोपी पहनकर कि शीर खुरमा खिला दे। बकरीद आएगी तो कहेंगे कि बेटा कुछ गोश्त खिला दे। ईदगाह के सामने आकर ठहर जाएंगे, ईदगाह के सामने आकर ठहर जाएंगे, किसी गरीब मुसलमान को हाथ पकड़ के बोलेंगे आ गले लग जा। गले तो लगा लेंगे, मगर दिल में जो धड़कने हैं वे तुम्हारी नफरत और बर्बादियों से भरी हुई हैं। यह सच्चाई बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन अहम बात पर, इन नुकात पर, इन पॉइंट्स पर आपको गौर करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मंजलिस आपसे यही अपील करनी आई है कि पहले अपने घर की फिक्र करो, अपने घर में चिराग जलाओ, अपने घर को रोशनी, घर में रोशनी पैदा करो, अपने घर में अंधेरा पैदा होने मत दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर एक और वाकया, योगी आदित्यनाथ जिनको मैं बाबा कहता हूं, बाबा कहते हैं, मोदी भी कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। और कल मोदी जी तो देश के सामने 10 बजे आ गए।
आके बोले भाइयों बहनों, हमने तारीख बना दी, 100 करोड़ वैक्सीन लग गए, 100 करोड़ वैक्सीन लग गए। मोदी जी जरा कम करके फेंकते तो अच्छा था। 100 करोड़ लगे, मगर कितने भारत के बाशिंदों को लगे? अच्छा, इसमें हाथ उठाइए, कितनों ने अब तक 2 टीके लगाए? कितनों ने 2 टीके लगाए? डरिए मत। कितनों ने 1 टीका लगाया? मोदी जी देखो, सिर्फ 1 टीका लगा और ये बाजा बजा रहे हैं। भारत में सिर्फ 31% जनता को 2 टीके लगे। और फिर मोदी जी कल ये भी गलत बोल दिए कि ये टीके भारत में बनाए गए। मोदी जी, हमारे कान में तो फूल नहीं है ना, हम थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं। जो 100 करोड़ टीके लगाए गए, 90% बर्तानिया में, इंग्लैंड के बने हुए हैं। यहां पर टेक्नोलॉजी दी गई। तो मोदी जी वो तो बर्तानिया का है ना, आप कहते हैं कि भारत में बनाए गए। और फिर क्या मोदी जी की सरकार ने नहीं कहा था मई और जून में कि दिसंबर 31, 2021 तक हर भारत के नागरिक को 2 टीके लग जाएंगे? नहीं लगेंगे दिसंबर 31 तक। कम से कम अगर यही रफ्तार रही तो 22 मार्च हो जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर यहां पर हम पूछना चाहते हैं कि जब कोविड की पहली वेव आई, क्या तबलीगी जमात पर जुल्म नहीं हुआ? हाथ उठाकर बोलो, तबलीगी जमात पर जुल्म नहीं हुआ? अब इस पर भी कौन बोले? कोई नहीं बोला। मगर इलेक्शन आया तो अब तबलीग कर रहे हैं, इसको वोट मत दो, इसको वोट मत दो, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। जब तबलीगी जमात पर जुल्म हो रहा था तो तुम लखनऊ में अपने घर में दरवाजे बंद करके एयर कंडीशन के कमरे में बैठे थे। अगर कोई आवाज उठा रहा था कि तबलीगी जमात पर निशाना बनाया जा रहा है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी आवाज को उठा रही। और क्या हुआ बताइए आप? मैं आपको मेरठ की मिसाल दे रहा हूं, क्योंकि कल कोई यह ना कह दे कि असदुद्दीन ओवैसी लंबी लंबी छोड़ते हैं मोदी की तरह। आपको मालूम होगा, मवाना में एक जमात आई थी, वहां पर एक सब इंस्पेक्टर एक शख्स को बीमार हो गए तो खूब मारा उसको और बोला तू जमात में जाएगा। एक 60 साल के बूढ़े को पुलिस ने इतना मारा कि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। एक मवाना में एक ज़ईफ को, बल्कि उस एक शख्स के बाप को इतना मारा गया, एम्बुलेंस में ले जा रहे थे तो मार रहे थे। और फिर एक 22 साल की हमारी बहन ताजिम, जिसका नाम ताजिम है, याद रखो, वो 3 अस्पताल में गई। उसके अतड़ियों में दर्द था। ये 9 मई की बात कर रहा हूं, वरना ये 20%, 80% ये बोलेंगे कहां से लाए, कहानी बना रहे हैं। इस ताजीम को लोकप्रिय अस्पताल मेरठ में लेकर गए, बोले नहीं लेंगे। नूटेमा हॉस्पिटल लेकर गए शहर में, नहीं लिए। मेरठ मेडिकल कॉलेज को लेकर गए, नहीं लिए। और सुभरता मेडिकल कॉलेज में लेकर गए तो वो वेंटिलेटर पर आ गई और 3 दिन के बाद उसकी मौत हो गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सबका साथ और सबका विश्वास की निशानी है बाबा। और फिर 6 मई को अमरीन हामिला थी। हिंदुस्तान अखबार की रिपोर्ट है, लिसारी गेट श्यामनगर की रहने वाली। 7 मई को उसको दर्द शुरू हुआ, हर अस्पताल में लेकर जा रहे थे, नाम अमरीन था तो कहा कोविड का टेस्ट नहीं है, नहीं लेंगे। अमरीन अस्पताल पहुंचने तक तड़प तड़प कर अमरीन मर गई। ये सबका साथ, सबका विश्वास है। आप बताइए, जो कुछ नाम आपके सामने बता रहा हूं,
ये सब सच्चे हैं। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मीरठ का जिला है जहां से एक चिंगारी निकली थी सन 57 में। हमारे बुजुर्गों ने एक चिंगारी को भड़काया था तो मीरठ से लेकर लाल किला हिल गया था। अंग्रेजों को भागना पड़ा लाल किले पर। मीरठ के बहादुरों ने, गाजियों ने, मीरठ के शोहदाओं ने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी थी। आज असदुद्दीन ओवैसी आपसे वही गुजारिश करने आया है। तुम इस तारीखी सरजमीन पर बसने वाले हो, तुम एक चिंगारी दिखाओ, एक हरकत दिखाओ। जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने, तुम्हारे बुजुर्गों ने सन 57 में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया था। सन 57 में अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद कराने के लिए अपनी जानों को निछावर कर दिया था। ऐ मेरठ की सरजमीन पर बसने वाले मेरे हिंदू, मुसलमान, दलित और ओबीसी भाई और बहनों, तुम उन मुजाहिदीन आजादी के वारिस हो। तुमको हरकत करना पड़ेगा, तुमको इंसाफ के लिए उठना पड़ेगा, तुमको मायूसी को खत्म करना पड़ेगा, तुमको अपने बुजुर्गों के, बहादुरों की कहानियों को दोबारा दोहराना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मीरठ में मावी गांव में क्या हुआ? दिसंबर 2020, जनवरी 2021 को कई मुस्लिम परिवारों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। गांव मावी गांव है। अब आप बताइए, उसी गांव में मैंने अखबार में पढ़ा कि एक बेटी ने अपने बाप से कहा, जिसके 3 बेटियां थीं, कि अब्बा हम ऐसे खौफ में नहीं जी सकते। इस बच्ची ने अपने बाप से कहा, अब्बा हम ऐसे खौफ में जी नहीं सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कब तक खौफ में जिंदगी गुजारोगे? कब तक डर डर कर वोट डालते रहोगे? कब तक तुम अपनी औलाद के लिए वोट नहीं डालोगे, अपनी ताकत के लिए वोट नहीं डालोगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर वहीं पर आप जानते हैं कि अक्टूबर 17, 2019 को शीमम खान, इसको मीठा के नाम से पुकारा जाता था, एनकाउंटर हुआ और इस पर इल्जाम लगा दिया योगी की पुलिस ने कि यह चोरी कर रहा था, मोटरसाइकिल चोरी की, सेल फोन चोरी का। जब शीमन खान उर्फ मीठा ने इंश्योरेंस के कागजात और बिल बता दिए तो पुलिस ने क्या कहा? गलती हो गई एफआईआर में लिखते हुए, गलती हो गई एफआईआर में लिखते हुए। और मीठा को क्या किया? मीठा को खेत में ले जाकर पेट में गोली मारी, फिर दूसरी गोली मारी, तीसरी गोली मारी तो उसकी रीढ़ की हड्डी से निकल गई। आज भी शीमन खान मीठा अपाहिज हो चुका है।